हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप मैनुअल मोड में बहुत आसानी से शूट कर सकते हैं। हाउ इजी इट इज टू शूट इन मैनुअल मोड। अब तो खैर बहुत जनता को मैनुअल मोड में फोटोग्राफी करना आता है और सीख गए हैं। इतना सारा कंटेंट है ऑनलाइन, पंच करिए हाउ टू शूट इन मैनुअल मोड, आपको ढेर सारे ट्यूटोरियल वीडियोस मिल जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स वीडियो मिल जाएंगे। बट फिर भी मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जितने ट्यूटोरियल वीडियोस मैंने अभी तक देखे, मुझे लगा कि यार इसको और सिंप्लीफाई तरीके से और अच्छे तरीके से और आसान तरीके से बताने की कोशिश करनी चाहिए यूजिंग सम एग्जांपल्स। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाने की सोची। और दूसरा, अभी तो खैर फिर भी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, बट पास्ट में हम जैसे फोटोग्राफर्स ने मैनुअल मोड को एक हवा बना के रखा हुआ था कि अगर आप अपनी फोटोग्राफी को मैनुअल मोड तक ले जाते हैं तो आप प्रोफेशनल कहलाएंगे, नहीं तो आप बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं कहला सकते। आपको हक ही नहीं है प्रोफेशनल फोटोग्राफर बोलने का अपने आप को। ये बहुत बहुत बड़ा मिथ है। इनफैक्ट जब मुझे पता लगा कि मैनुअल मोड ये होता है तो मुझे लगा कि यार ये मुझे बहुत पहले सीख लेना चाहिए था। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट मोड टू शूट इन एंड टू अंडरस्टैंड फोटोग्राफी एज अ सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को समझने के लिए अगर आप मैनुअल मोड से चालू करते हैं अपने फोटोग्राफी, ट्रस्ट मी, बाकी सारे मोड्स इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू। और आपकी फोटोग्राफी मैनुअल मोड में जो निखर के आती है वो शायद और मोड्स में ना आ पाए ना। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग शटर प्रायोरिटी, ऑटो मोड, प्रोग्राम्ड ऑटो मोड और अपर्चर प्रायोरिटी में शूट करते हैं वो प्रोफेशनल्स नहीं है या वो प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैनुअल मोड में शूट करने से आपके शॉट के ऊपर आपका एक क्रिएटिव कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। आप हर चीज डिसाइड कर सकते हैं पहले से कि आपको शॉट किस तरीके का चाहिए और अपने कैमरे से वो डिक्टेट करा सकते हैं। अपने कैमरे को वो बता सकते हैं कि भाई देख, मुझे ये शॉट इस तरीके से चाहिए और इसलिए मैं ये सेटिंग्स तेरे अंदर डाल रहा हूं। जबकि बाकी मोड में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती आपको। हालांकि कई फोटोग्राफर्स और मैं खुद भी कभी कभी बाकी मोड्स भी इस्तेमाल करते हैं, बट आज का ये टॉपिक हम स्टिक रहेंगे मैनुअल मोड पे और कैसे आप आसानी से मैनुअल मोड पे फोटोग्राफी कर सकते हैं। चलिए एक किस्सा सुनाता हूं आपको, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। नॉट एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, इट इज अ ट्रू स्टोरी। तो जब मैं वेडिंग फोटोग्राफी में आने की कोशिश कर रहा था तो मैंने अपने एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट करी। उसकी बड़े भाई की शादी थी कि मुझे कुछ फोटोग्राफी करने का मौका दिया जाए उसमें, और क्योंकि वो खास दोस्त था उसने बोला क्यों नहीं, प्रिविलेज। हालांकि उन्होंने अपने फोटोग्राफर्स का अरेंजमेंट करा हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। और जब मैं वो शादी में शूट कर रहा था स्टेज के आगे और ब्राइड एंड ग्रूम बैठे हुए हैं, गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं और एक पोर्ट्रेट सेशन हो रहा है, ग्रुप फोटोग्राफी हो रही है। तो मेरे बगल में जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर लड़की द्वारा मतलब ब्राइड के पेरेंट्स द्वारा जो हायर किए गए थे वो खड़े हुए थे और वो काफ़ी देर से मुझे देख रहे थे क्योंकि मैंने चालू ही किया था और मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर जैसा ना दिख रहा था ना बिहेव कर रहा था। आई वॉज जस्ट बिहेविंग मोर लाइक अ फ्रेंड। सो मैं पिक्चर्स खींच रहा था और वो बार बार वैसे कैमरे में जैसे झांकते हैं ना कि कर क्या रहा है बंदा। आपने देखा ही होगा, कई वेडिंग फोटोग्राफर्स में होता है। तो और मैं भी बीच बीच में उनके कैमरे में झांक रहा था। तो वो थोड़ी देर में मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बोला, यार तुम मैनुअल मोड में शूट नहीं करते क्या? तो और मुझे कुछ क्लू नहीं था। मैंने ट्राई किया था मैनुअल मोड बहुत बारी, कभी कभी बहुत अच्छी फिट पिक्चर्स आ जाती थी, कभी कभी बहुत बेकार पिक्चर आती थी। और मैं ज़्यादातर शटर प्रायोरिटी पे शूट करना पसंद करता था क्योंकि मुझे पता ही शटर प्रायोरिटी के बारे में था कि इस प्रायोरिटी में, इस मोड में पिक्चर ब्लर नहीं होगी अगर मैं शटर स्पीड को बढ़ा के रखूंगा। और मेरा सोल एजेंडा था कि पिक्चर ब्लर नहीं होनी चाहिए, पिक्चर शार्प आनी चाहिए, पिक्चर इन फोकस आनी चाहिए। बस क्रिएटिविटी और ये सब बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि अपर्चर का क्या यूज़ है, आईएसओ का क्या यूज़ है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैनुअल मोड मैंने कई बार ट्राई ज़रूर किया था, बट मैं उस वेडिंग में रिस्क लेने नहीं चाहता था क्योंकि मुझे कुछ पता आइडिया था नहीं। तो मैंने बोला नहीं, मेरी पिक्चर इसी में अच्छी आ रही है। बोलते कौन सा मोड? मैंने बोला शटर प्रायोरिटी मोड। तो उन्होंने देखा और एक वो जो
होती है ना एक गंदी वाली स्माइल, वो दी और नीचे से ऊपर मुझे देखा, हाँ हाँ खींचो, अच्छी आएगी, बहुत अच्छी आएगी इसमें। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये मुझे टॉन्ट कस रहे हैं, मुझे ताना मार रहे हैं। और फिर जब मैंने उनके कैमरे के स्क्रीन पे देखा तो जो पिक्चर्स मेरे उसमें बड़ी ही ऑर्डिनरी लग रही थी, वो पिक्चर उनके स्क्रीन पे बहुत अच्छी लग रही थी। तो पहली जो इम्प्रेशन मेरे दिमाग में आया, पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया, यार ये कैसे अच्छी खींच पा रहे हैं यार मैनुअल मोड में, मुझे मैनुअल मोड सीखना चाहिए। बट इमीडिएटली ये जो अच्छा ख्याल था, इसको मैंने जब उनकी कैमरा की बॉडी देखी, वो कोई फुल फ्रेम कैमरा से शूट कर रहे थे कैनन के, और मेरे ख्याल से 5D था, और उधर से ही मेरा सिलसिला चालू हुआ कि मुझे फुल फ्रेम लेना है। तो मैंने मेरा कैमरा देखा, इट वाज एन APS-C क्रॉप सेंसर, और मैंने उनका कैमरा देखा और मैंने अरे महंगा कैमरा है इनके पास, तो फोटो तो अच्छी आई, मैं मैनुअल मोड वगैरह का कुछ लेना देना नहीं है इससे। तो भाई वहाँ से सिलसिला चालू हुआ कि यार एक अच्छा कैमरा लेना है, एक फुल फ्रेम लेना है। अगर वेडिंग फोटोग्राफी में घुसना है तो फुल फ्रेम चाहिए ही चाहिए, जो कि आज भी कई फोटोग्राफर्स की मेंटालिटी है। तो मैंने फुल फ्रेम जैसे तैसे करके मैनेज करके इधर उधर पैसे वैसे बचा के कुछ महीने लगा के मैंने फुल फ्रेम खरीदा, और एक लेंस के साथ। और फिर मैं एक कोई इवेंट फोटोग्राफी करने गया। कोई इवेंट कंपनी थी, उनको बहुत सारे फोटोग्राफर्स चाहिए थे, तो मैं गया उसमें और मैंने बोला अब मैं मैनुअल मोड में शूट करूँगा। और मैंने मैनुअल मोड पे डाला कैमरा, और वही रिजल्ट, कभी तो बहुत अच्छी, कभी बहुत बेकार। और मेरा है ना दिल बैठ गया, मेरे को लगा मेरे पैसे हो गए बर्बाद। मैंने घर पे भी मैनुअल मोड प्रैक्टिस कर रहा था, बट घर पे और रियल फील्ड में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो मुझे लगा यार पैसे हो गए बर्बाद, और कुछ और करना पड़ेगा। तो कुछ दिन तो मैंने कोई भी असाइनमेंट लिया नहीं, हालांकि उस टाइम पे बड़े छोटे छोटे असाइनमेंट मिलते थे, मैंने लिया ही नहीं है, डर के मारे कि यार इतना महंगा कैमरा खरीद लिया है और पिक्चर्स अगर ऐसी आएंगी तो कैसा चलेगा, एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर धीरे धीरे आई गॉट बैक टू शटर प्रायोरिटी कि यार इसी में खींचते हैं। फिर इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ हुआ एक दिन, जब मैं इवेंट फोटोग्राफी कर रहा था, वहाँ लाइटिंग काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं यहाँ पे मैनुअल मोड ट्राई कर सकता हूँ, और मैंने कुछ सेटिंग्स डाली कैमरे में, ऐसी रैंडम सेटिंग्स, और पिक्चर बहुत अच्छी आने लगी। और मैं उन्हीं सेटिंग्स को पे चिपक गया कि अब तो यही करना है। फिर वहाँ से मुझे थोड़े बहुत समझ में आने लगा कि शटर स्पीड, अपर्चर और ISO, ये तीन का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। माइंड यू, ये हम वो टाइम की बात कर रहे हैं जब यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वीडियोस नहीं होते थे। ओके नहीं तो हम भी आपकी तरह पंच इन करते और 2 मिनट में हमें पता चल जाता कि भाई कैसे शूट करना है। बट वो एरा था ही नहीं, वो बुक्स वाला एरा था। यूट्यूब बस पनप ही रहा था, बच्चा था उस टाइम पे। तो जैसे जैसे फिर समझ में आया कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक्सपोजर ट्रायंगल होता है, और ये होता है शटर स्पीड, मतलब आप मोशन ब्लर कर सकते हो और ये कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, ये सब नहीं। बस ये समझ में आ रहा था कि ये नंबर को ज़्यादा करूँगा तो ऐसा होगा, ये नंबर को कम करूँगा तो ऐसा होगा, और ये नंबर बढ़ाऊँगा तो नॉइज़ और ग्रेन आएगा, ये नंबर कम करूँगा तो क्वालिटी अच्छी आएगी। ये मुझे समझ में आने लग गया था, एंड देन ग्रेजुअली वहाँ से मैंने मैनुअल मोड पे शूट करना चालू किया। एंड फिर मेरे हाथ में एक फोटोग्राफी बुक लगी, जिसको पढ़ के मुझे समझ में आया कि मैनुअल मोड होता क्या है। और तब मुझे ख्याल आया ये मुझे फॉर्मली कहीं पढ़ लेना चाहिए था, कोई बुक उठा के, कि मैनुअल कैमरा या फोटोग्राफी बुक उठा के, वो छोड़िए, मुझे कैमरे की मैनुअल पढ़ लेनी चाहिए थी। उसमें तक ये लिखा हुआ था कि मैनुअल मोड पे शूट कैसे किया जाता है। तो और मुझे रियलाइज हुआ यार काश ये पहले पता होता मुझे, ये तो सबसे इजी मोड है, इस पे तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस मोड में शूट करके मेरा क्रिएटिव कंट्रोल कैमरा पे कितना ज़्यादा होगा, मेरा डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई मैनुअल मोड पे आने के बाद। और मेरा जो हिट रेट था, मतलब जो मैं चाह रहा था और जो मुझे मिलता था, वो ऑलमोस्ट 75% के आसपास हो गया था। कि कैमरे से मैं बोलता था यार मुझे ये चाहिए, ये सेटिंग्स में डाल रहा हूँ, ये पिक्चर निकल के आनी चाहिए, तो 75% ऑफ द टाइम वो होता था। तो मैनुअल मोड की ये आप कह सकते हैं पावर है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, अपनी क्रिएटिविटी को दौड़ाएं, रादर देन स्टिकिंग टू द सेटिंग्स। ये मैनुअल मोड आपको देता है। जबकि फैलाया ये जाता है हम जैसे सो कॉल्ड एजुकेटर्स द्वारा कि मैनुअल मोड के लिए बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए, बहुत ये चाहिए। ट्रस्ट मी,
कैमरा को ऑपरेट करना, कोई भी मोड हो, कोई भी सेटिंग्स हो, वो स्मार्टफोन से ज़्यादा इजी है आज की डेट में। बट प्रॉब्लम ये होती है, स्मार्टफोन क्योंकि हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमको ये ज़्यादा इजी लगता है, और कैमरा हम रोज़ इस्तेमाल नहीं करते इसलिए हमको डिफ़िकल्ट लगता है। तो चलिए, इसी कहानी के साथ सबसे पहली चीज़, अगर आप मैनुअल मोड में शूट कर रहे हैं, ये 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप इसके बारे में कई बार पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे, बट फिर भी बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और क्यों ज़रूरी है, जब हम प्रोसेस पे आएंगे तब आपको पता चलेगा। तो पहली चीज़ है शटर स्पीड। नाउ शटर स्पीड हम सभी को पता है कि शटर जब खुलता है और बंद होता है उसको हम शटर स्पीड से मेजर करते हैं। शटर कितनी देर तक खुला रहता है उसको हम शटर स्पीड बोलते हैं, और ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड के फ्रैक्शन पे इसको मेजर किया जाता है। तो जब हम स्लो शटर स्पीड बोलते हैं तो शटर बहुत देर तक खुला रहता है और फिर बंद होता है। जब हम फास्ट शटर स्पीड बोलते हैं तो कैमरे का जो शटर है, जो सेंसर के आगे, वो बहुत जल्दी खुल के ऐसे बंद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो जल्दी बंद होता है तो बहुत कम लाइट एंटर करती है सेंसर पे, और जब वो देर तक खुला रहता है तो ज़्यादा लाइट एंटर करती है, राइट। और स्लो शटर स्पीड का इस्तेमाल हम करते हैं मोशन ब्लर के लिए। अगर हम कोई लॉन्ग एक्सपोजर शॉट ले रहे हैं जैसे लाइट ट्रेल्स का, या हम कोई वाटरफॉल का शॉट ले रहे हैं जिसमें हमको वाटर को स्मूथ और मिल्की दिखाना है, या हम स्टार ट्रेल का शॉट ले रहे हैं, या मिल्की वे का शॉट ले रहे हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में लॉन्ग एक्सपोजर चाहिए, मतलब शटर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक खुला रहे। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्लो शटर स्पीड। मोशन ब्लर दिखाना है, कोई चीज़ मूव कर रही है और उसका बैकग्राउंड मोशन में है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्लो शटर स्पीड। अगर आपको मोशन को फ्रीज करना है, कोई डायनेमिक सिचुएशन है जैसे स्पोर्ट्स में कोई कार रेस हो रही है, या कोई कोई भी फास्ट मूविंग सब्जेक्ट है जिसको आपको फ्रीज करना है, तो उसके लिए हम हायर शटर स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। तो शटर स्पीड का फंक्शन ये होता है, अलॉन्ग विद कितनी लाइट आपके सेंसर पे कितनी देर तक पड़ रही है वो मेजर करना, और मोशन को फ्रीज करना या मोशन को ब्लर दिखाना। सेकंड चीज आती है अपर्चर। ना अपर्चर का काम क्या है, आपकी जो पिक्चर है उसकी डेप्थ को डिसाइड करना। आपकी जो डेप्थ होगी वो शैलो होगी कि बहुत ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड होगी, या तो आपका सिर्फ सब्जेक्ट फोकस में आएगा, उसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों आउट ऑफ फोकस होना चाहिए, ये अपर्चर डिसाइड करता है। या फिर सामने फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड सारी चीज़ें शार्प होनी चाहिए, ये भी अपर्चर डिसाइड करता है। ऑफ कोर्स फोकस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, बट देन डेप्थ डिसाइड करना अपर्चर का काम होता है। तो जब आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं तो आमूमन आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए होती है, बैकग्राउंड ब्लर हो, बिकॉज आपका पूरा ध्यान सब्जेक्ट के फेस पे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। जब आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें आपको ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए होती है, मतलब फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड सब कुछ शार्प होता है नॉर्मली। जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं तब उसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ शटर स्पीड और अपर्चर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये अपर्चर का जो रोल है, जो बहुत ही क्रूशियल रोल है, वो है आपकी पिक्चर का क्रिएटिव एस्पेक्ट डिसाइड करना। आप कोई पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं ना, कोई ऐसी जगह पे जैसे पीछे कपड़े सूख रहे हैं या बहुत क्लटर बैकग्राउंड है, आप नहीं चाहते वो आए और आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो अपर्चर को आप वाइड कर दीजिए, जैसे 1.4, 1.8, 2.8 इस तरीके का अपर्चर, तो बैकग्राउंड पूरा आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, शैलो हो जाएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। कुछ जिसको लोग बोके बोलते हैं, कुछ लोग बोके है बोलते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ फोकस बैकग्राउंड बोलते हैं, कुछ लोग ब्लर बोलते हैं, कुछ भी आप उसको बोलें, इंटेंशन ये टू गेट अ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। तो वो आपका वाइड अपर्चर डिसाइड करता है, और वाइड अपर्चर स्मॉलर एफ नंबर से काउंट होता है। ऐसे ही जब आपको ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, बैकग्राउंड भी फोकस में चाहिए आपको, या फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड सब कुछ फोकस में चाहिए, उसको डिसाइड करता है हायर एफ नंबर, जिसको हम ग्रेटर डेप्थ भी बोलते हैं या स्मॉलर अपर्चर बोलते हैं। तो एफ 5.6 के बाद मैं हायर एफ नंबर कंसिडर करता हूँ। 5.6 बहुत ही स्वीट स्पॉट होता है। तो F8, F11, F16 ये सब हायर एफ नंबर की कैटेगरी में आते हैं, मतलब आपकी डेप्थ, ग्रेटर डेप्थ आपको मिलती जाएगी। तो अपर्चर क्या डिसाइड कर रहा है, आपकी फोटोग्राफ का लुक एंड फील डिसाइड करता है। इसके ऊपर बहुत शटर स्पीड और अपर्चर के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको देखिए, एग्जाम्पल्स के साथ हैं, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि किसको कब इस्तेमाल करना है, बट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ISO की, जो कि एक लास्ट
एलिमेंट है एक्सपोजर ट्रायंगल का। और आईएसओ बेसिकली वही चीज़ करता है जो आप पोस्ट प्रोडक्शन में करने वाले हैं। अगर आपका शॉट अंडर से एक्सपोज आता है तो आप क्या करते हैं, आप लाइट रूम में जाते हैं या फोटोशॉप में जाते हैं और ब्राइटनेस लेवल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आईएसओ का बेसिकली काम है आपके सेंसर की लाइट के प्रति सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना। तो जितना आप आईएसओ लो रखेंगे उतने बेटर कलर्स प्रोड्यूस करेगा आपका कैमरा, उतना लेस नॉइज एंड ग्रेन्स विजिबल होंगे। जितना आप आईएसओ बढ़ाते जाएंगे उतना आपका सेंसर पे आपके पिक्चर पे ग्रेन्स और नॉइज विजिबल होते जाएंगे ना। नॉर्मली आपका जो आजकल के जितने भी मिररलेस कैमराज आ रहे हैं वो सारे लो लाइटिंग परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है। और ये इससे रिलेटेड मैंने आईएसओ से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आईएसओ कितना रखें, कब रखें, क्यों रखें। वो जो मिथ हैं जो फैलाए गए हैं हम जैसे फोटोग्राफर्स द्वारा कि लो आईएसओ पे शूट करना चाहिए, वो मिथ भी मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। बट ISO is also a very important element which decides the brightness levels of your picture. So चलिए, आई एम श्योर ये 3 एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होगा कि ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप मैनुअल मोड में शूट करना चाहते हो। तो अब हम बात करते हैं प्रोसेस की, तरीका क्या होना चाहिए। सो ऐसा है, फॉर ऑल दोज पीपल हु आर जस्ट बिगिनिंग, हु आर जस्ट स्टार्टिंग, उनके लिए मैं बता दूं कि मैं जब मैनुअल मोड में शूट करता हूँ, व्हेन आई शूट इन मैनुअल मोड, सबसे पहली चीज़ जो मैं एडजस्ट करता हूँ अपने व्यू फाइंडर से देखता हूँ जब, तो वो मैं एडजस्ट करता हूँ अपर्चर। ना इसका एक एक्सेप्शन भी है, मैं उस पर आऊँगा बाद में। वो मैं क्यों एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए क्रिएटिव कंट्रोल अपनी पिक्चर पे बहुत ज़रूरी है। मेरा बैकग्राउंड शैलो होगा या मुझे सब कुछ इन फोकस चाहिए, वो किससे डिसाइड होगा, वो अपर्चर से डिसाइड होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं एडजस्ट करूँगा वो है अपर्चर। अगर मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मुझे शैलो डेप्थ चाहिए, अगर मुझे लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मुझे ग्रेटर डेप्थ चाहिए। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने शॉट का लुक और फील डिसाइड कर रहा हूँ, उसका क्रिएटिव एस्पेक्ट डिसाइड कर रहा हूँ। जब मैं एक अपर्चर सेट कर लेता हूँ, सपोज करिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा अपर्चर यहाँ पे 2.8 होना चाहिए, इससे मैं हिलूंगा नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट में एडजस्ट करता हूं वो है शटर स्पीड। ना शटर स्पीड, अब मैंने लुक एंड फील तो डिसाइड कर लिया, अब शटर स्पीड के साथ मैं खेलूंगा अपने जो शॉट है उसका एक्सपोजर डिसाइड करने के लिए। मैं कितनी स्लो जाऊं शटर स्पीड में, कितनी फास्ट जाऊं, वो मैं देखता हूं अपने कैमरा के एक्सपोजर मीटर पे कि मेरा एक्सपोजर कितना जा रहा है। नाउ नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जब आपका जो बेस एक्सपोजर है जो मीटर पे दिखाता है वो अगर 0 हो तो वो एक डिसेंट एक्सपोजर माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कई केसेस में हमें डेलिबरेटली ओवर एक्सपोज करना पड़ता है। अगर सपोज करिए सब्जेक्ट के पीछे से लाइट आ रही है बहुत स्ट्रांग, तो आपको सब्जेक्ट पे अगर अच्छा एक्सपोजर चाहिए तो आपको पीछे बैकग्राउंड को ओवर एक्सपोज करना पड़ेगा, राइट। और कुछ लोग इसको बहुत अंडर करते हैं, फिर लाइट रूम में जाके या फोटोशॉप पर जाके उस पर शैडो एरियाज में निकालते हैं। वो मत करिए, उससे आपके जितने भी डार्क एरियाज हैं, शैडो एरियाज, उनमें बहुत नॉइज और ग्रेन्स निकल के आएगा। तो अगर आपके लिए बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है तो ओवर एक्सपोज कर दीजिए, मेरा ये पर्सनली मानना है। तो ज़रूरी नहीं है जो बेस 0 हम पकड़ के चलते हैं वही आना चाहिए, बट टेक्निकली ऐसा बोला जाता है कि 0 इज़ लाइक अ डिसेंट एक्सपोजर। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपनी शटर स्पीड को इतना रखूँ कि मेरा जो एक्सपोजर है वो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, +3 स्टॉप, कुछ इंस्टेंस में +1 स्टॉप भी हो सकता है ओवर। अगर मुझे लग रहा है सब्जेक्ट अंडर जा रहा है तो मैं थोड़ा सा ओवर कर लेता हूँ, रादर देन डूइंग इट इन लाइट रूम या फोटोशॉप। मैं कैमरे के अंदर करना पसंद करता हूँ अपनी रॉ फाइल पे। तो और अगर 0 पे बहुत ही अच्छा आ रहा है, जो नॉर्मली लैंडस्केप शॉट्स में होता है, मैंने देखा है, तो फिर मैं उसको 0 पे लेके आता हूँ। और कुछ केसेस में मुझे अंडर एक्सपोज भी करना पड़ता है। तो शटर स्पीड से मैं तब खेलता हूँ जब मुझे एक्सपोजर को हिलाना होता है, क्रिएटिव एस्पेक्ट को नहीं, एक्सपोजर को। जब मेरी शटर स्पीड फ्रीज हो जाती है तो मैं एक बार ये चेक जरूर कर लेता हूँ कि कहीं मेरी शटर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक्सपोजर के चक्कर में मैंने बहुत स्लो शटर स्पीड चूज करी हो, और अगर मेरा कैमरा ट्राइपॉड पे नहीं है, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ हम में से कई लोगों का यही सिचुएशन होती है,
तो शॉट के में मोशन ब्लर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपका शॉट ब्लर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं ज़्यादा स्लो तो नहीं कर रहा हूँ मैं शटर स्पीड, और फिर अगर मुझे लगता है कि शटर स्पीड मुझे स्लो करनी पड़ रही है अपने एक्सपोजर को मेंटेन करने के लिए, तब मैं थर्ड एलिमेंट को हिलाता हूँ, वो है आईएसओ। चालू मैं 100-200 से ही करूंगा, बट देन जैसे कि मैंने बोला, अगर शटर स्पीड मेरी ज़्यादा स्लो जा रही है तब मैं आईएसओ को बढ़ाना चालू करता हूँ। कितना बढ़ाता हूँ? जब तक मुझे मेरा डिजायर्ड एक्सपोजर नहीं मिल जाता ना। कुछ लोग ये बोल सकते हैं अभिषेक भाई ऐसे तो 3200 आईएसओ 8000 आईएसओ तक भी जाएगा तो आप लेके जाओगे? बिल्कुल लेके जाऊंगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके बारे में मैंने बात करी थी आईएसओ के ऊपर कि क्या क्या मिथ्स हैं। वो वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको इस चीज़ का आंसर चाहिए कि मैं क्यों लेके जाऊंगा उतना हाई आईएसओ। बट कोशिश यही होती है कि कम से कम आईएसओ यूज़ हो, और वो नॉर्मली डिपेंड होता है कि आपकी जो लाइटिंग है वो किस तरीके की हो रखी है। नाउ सिनेरियो नंबर 2, कब मैं शटर स्पीड को प्रायोरिटी पे रखता हूं? जब मैं कोई ऐसी सिचुएशन में हूं जहां पे सब्जेक्ट बहुत फास्ट मोशन में है या बड़ा डायनेमिक है और मुझे पता नहीं वो एब्रप्टली किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस तरीके से मूव करेगा, कितनी स्पीड से मूव करेगा। उन सिचुएशन में नॉर्मली जो मेरा प्रायोरिटी होती है, जब भी मैं व्यू फाइंडर से देखता हूं तब मेरी प्रायोरिटी हो जाती है शटर स्पीड। अपर्चर सेकेंडरी एलिमेंट हो जाता है, पर प्रायोरिटी में रख लेता हूँ शटर स्पीड को। इट कुड बी स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, इट कुड बी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, इट कुड बी बर्ड फोटोग्राफी, इट कुड बी माई फेवरेट एविएशन फोटोग्राफी। जहाँ पे भी मोशन हो रहा है, स्ट्रीट फोटोग्राफी, जहाँ पे भी मोशन हो रहा है वहाँ पे आई ट्राई टू कीप शटर स्पीड एज प्रायोरिटी, नॉट अपर्चर। एक बार जब मेरी शटर स्पीड फ्रीज हो जाती है कि भाई ये शटर स्पीड तो मुझे चाहिए ही चाहिए इस मोशन को फ्रीज करने के लिए, तब मैं जंप करता हूं अपर्चर पे कि अब मेरा अपर्चर क्या होना चाहिए, मेरी डेप्थ क्या होनी चाहिए। उसके अलावा मैं ये भी देखता हूं कि अपर्चर मेरे एक्सपोजर को कैसे कंट्रोल कर रहा है। क्या वाइड अपर्चर से ज़्यादा बेटर एक्सपोजर आ रहा है या मेरे को अपर्चर को स्मॉल करना पड़ेगा। अपर्चर सपोज मैंने पूरा वाइड कर दिया, 2.8 लेंस है मेरे पास, मैंने पूरा वाइड कर दिया, बट शटर स्पीड मुझे 1/500 चाहिए। कोई ऐसी सिचुएशन है जहां शटर स्पीड 1/500 चाहिए, अपर्चर मैंने 2.8 कर दिया है, बट फिर भी मेरे को डिजायर्ड एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तब मैं लास्ट में आईएसओ को बढ़ाऊंगा। नाउ डायनेमिक सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, इजी वे आउट बता रहा हूं आपको। आपने डिसाइड किया कि शटर स्पीड ये होनी चाहिए और अपर्चर फिर मैं स्वाद अनुसार नमक को ऑल्टर करूंगा, कितना एक्सपोजर मुझे आ रहा है। नॉर्मली मैं अपने आईएसओ को ऑटो पे डाल देता हूं। नाउ क्यों डाल देता हूं? अब आप बोलेंगे हम तो शूट कर रहे हैं मैनुअल मोड पे, तो आप आईएसओ को ऑटो पे क्यों डालेंगे? सब कुछ आपके कंट्रोल में होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। बट मैं आईएसओ का मैनुअल कंट्रोल तब लेता हूं जब मुझे पता है सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। जब मुझे लगता है सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो एलिमेंट जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा पोस्ट प्रोडक्शन में, उनका मैं कंट्रोल अपने हाथ में रखता हूं, और जिस एलिमेंट को मैं पोस्ट प्रोडक्शन में भी हैंडल कर सकता हूं उसका कंट्रोल मैं कैमरे पे दे देता हूं ना। जैसे आपने अगर आईएसओ नहीं बढ़ाया, मोशन ब्लर आ गया, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू? नहीं। आपका बैकग्राउंड आपको शैलो चाहिए था, शैलो नहीं आया, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं फोटोशॉप या लाइटरूम में। ऑफ कोर्स एआई जनरेटेड और वो सब बैकग्राउंड डीफोकसिंग टूल और वो सब आ गए हैं, बट वो बहुत आर्टिफिशियल लगता है। जो ऑप्टिकल लेंस आपको दे सकता है वो सॉफ्टवेयर नहीं दे सकता। बट अपर्चर की जो क्वालिटी है, क्या आप उसको एग्जैक्टली रेप्लीकेट कर सकते हैं? मुश्किल है। आईएसओ को रेप्लीकेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस लेवल्स बिल्कुल। आपकी फोटो अगर अंडर एक्सपोज आ गई, आप उसको फोटोशॉप पे भी ब्राइट कर सकते हैं, राइट? और उधर भी वही चीज होगी जो कैमरे के अंदर होगी। तो क्यों ना उस एलिमेंट का भार, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैमरे के ऊपर डाल दूं। भाई लाखों रुपए का कैमरा और लेंस मैंने क्यों खरीदे, राइट? नाउ अगर मैं फिर से बोल रहा हूं सिचुएशन मेरे कंट्रोल में, मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहा हूं, आई लाइक टू कीप आईएसओ इन माई कंट्रोल, क्योंकि कुछ भाग नहीं रहा है वहां से। अगर मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूं, एक जानवर है वो पॉइंट ए पे है और वो भागता हुआ पॉइंट बी पे जा रहा है, और आईएसओ मेरा मैनुअल पे, तो आप सोचिए कितनी बार मुझे एक्सपोजर सही चाहिए होगा। एक्सपोजर सही करने के लिए आईएसओ को चेंज करना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है।
तो वो एलिमेंट मैं कैमरे के ऊपर डाल दूंगा। ऐसी बहुत सारी डायनेमिक सिचुएशन होती है जहां पे मैं आईएसओ को ऑटो पे डाल देता हूं, और आजकल के कैमरे बहुत अच्छा काम करते हैं ऑटो आईएसओ पे। कई कुछ केसेस में शायद मैं जिस आईएसओ पे शूट करूं उससे कम आईएसओ पे कैमरा चूज कर ले सब्जेक्ट, ऐसा भी मैंने देखा है। और आईएसओ के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अपने जितने भी डाउट्स हैं मिथ आपको उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। नाउ इन सारी चीजों का जो मैं करता हूं, एक एक्सेप्शन है, अगर आपका कैमरा ट्राइपॉड पे है, फिर आप सब कुछ डिसाइड करिए। अगर आप फैशन फोटोग्राफी कर रहे हैं इन स्टूडियो या आउटडोर्स, आप डिसाइड करिए क्या आपका शटर स्पीड होना चाहिए, क्या अपर्चर होना चाहिए, क्या आईएसओ होना चाहिए। अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं, सारा कंट्रोल आपके ऊपर है, सारे एलिमेंट्स का, शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ। प्रोडक्ट फोटोग्राफी ऑफ कोर्स आपके हाथ में होना चाहिए। तो ये एक एक्सेप्शन है जब आप का कैमरा ट्राइपॉड पे है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, लाइटिंग इज अंडर कंट्रोल, देन यू डिसाइड कि आपके एलिमेंट्स के नंबर्स क्या होने चाहिए। सो आई होप आपको ये क्रिस्प वीडियो हाउ टू शूट इन मैनुअल मोड अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और लगा है तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों से शेयर करिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू शूट इन मैनुअल मोड, या मेरे जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं प्लीज उनको शेयर करिए। जब आप शेयर करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचेगी, एंड नॉलेज किसी भी तरीके की इज मेंट टू बी शेयर्ड। उसको अपने तक मत रखिए जैसे मैं नहीं रख रहा हूं। आई वांट टू शेयर एज मच एज पॉसिबल, इररिस्पेक्टिव इस वीडियो को कितने व्यूज मिलते हैं नहीं मिलते हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट शेयर जरूर करिए ताकि लोगों का टाइम बर्बाद ना हो जो मैंने बर्बादी करी थी अपने इनिशियल फेज में करियर के, ज़्यादा स्मार्ट बन के। वैसे टाइम बर्बाद ना करें लोग, और सही दिशा में चलें, राइट डायरेक्शन में चलें, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ चलें, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ना चलें। तो प्लीज़ शेयर करिए इन वीडियोस को। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।